Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are starting chapter 10 of class 10th NCERT, that is Human Eye and the Colorful World. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है. You also studied nature, position and relative size of image formed by lenses. जो हमने लेंस के साथ क्या किया था, डिफरेंट पोजीशंस पे रखे ऑब्जेक्ट को हमने क्या निकाला था, डिफरेंट हमारी पोजीशन पे इमेजेस बनी थी, ठीक है. हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन स्टडी ऑफ ह्यूमन आई. अभी ये आइडियाज हमें ह्यूमन आई की स्टडी के बारे में क्या हेल्प कर सकते हैं. ह्यूमन आई क्या करती है, लाइट को यूज़ करती है और हमें क्या दिखाती है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आस पास देखने में हेल्प करती है. इसका मतलब कि हमारे ह्यूमन आई इज ऑल्सो अ लेंस. कहते फंक्शन क्या है हमारी ह्यूमन आई के लेंस का, और हम कौन से लेंसेज यूज करते हैं टू करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन. जब हम तो देखो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास ह्यूमन आई. ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन. सबसे वैल्यूएबल और सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है ह्यूमन की बॉडी का, ठीक है. ये हमें दिखाता है कि जो हमारे आसपास वंडरफुल वर्ल्ड है, कलर्स है, वो सभी हमारी आई हमें दिखाने में हेल्प करती है, ठीक है. और हमें बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है या कितनी नज़दीक है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है. We can identify object to some extent by their smell, taste and sound they make or by touch. हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को स्मेल करके, टेस्ट करके, जो क्या वो साउंड बना रहे हैं या इनको टच करके पता कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है. It is however impossible to identify color while closing the eye. कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, अगर अपनी आंखें बंद करके आप देखोगे कि इसका कलर क्या है तो आप ऐसे इमेजिन या बता नहीं पाओगे ना. तो ये सारे क्या है, सेंस ऑर्गन है. तो ह्यूमन आई भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जो हमें बताता है कि हमारे आसपास कितना खूबसूरत है, कितना कलरफुल जो हमारे वर्ल्ड है आसपास. ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा. कहते हैं ह्यूमन आई कैमरा की तरह है. इसका जो लेंस सिस्टम है, ठीक है, वो एक इमेज बनाता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे, जो हमारी रेटिना पे. हमारा और ह्यूमन आई का जो कंपोनेंट है रेटिना, जहाँ पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है, ठीक है. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. अब लाइट कहाँ एंटर करती है ह्यूमन आई में, थ्रू द हेल्प ऑफ थिन पतली से मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है. ये क्या बनाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट सा बल्ब, मतलब थोड़ा सा बाहर निकल जाता है आई की तरफ, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बल्ब बना देते हैं इन फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ आई बॉल के आगे, ठीक है. और जो आई बॉल होती है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर. मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. जितनी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी आंखों में आ रही है, रिफ्लेक्शन उसकी कहाँ हो रही है, कॉर्निया के पास हो रही है, ठीक है. The crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina. अब जो crystalline lens है वो क्या हेल्प करता है, हमारी जो आँख की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे रेटिना पे क्या हो सके, इमेज फॉर्म हो सके, ठीक है. अब देखो कॉर्निया के बिहाइंड एक क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज नोन एज आइरिस, ठीक है. ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कंट्रोल करता है प्यूपिल का साइज, ठीक है. और प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, भी कितनी लाइट जो हमारी आईज के अंदर एंटर कर रही है. तो जो आई लेंस है वो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, किस पे, रेटिना पे, ठीक है. और रेटिना के एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जहाँ पर बहुत सारे क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electric signals. मान लो कभी कोई लाइट गिरती है लाइट सेंसिटिव सेल्स पे तो ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को वाया ऑप्टिक नर्व, ठीक है. यहाँ पर क्या होगा आप देखोगे, ये देखो ऑप्टिक नर्व्स हैं जो ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाएंगी. ये क्या करेंगी, ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाएंगी कि कौन से ऑब्जेक्ट पे कहाँ पर क्या इमेज बन रही है. The brain interprets this signal and finally processes the information so that we can perceive object as they are. तो ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और वैसे ही दिखाता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट वो पड़ा हुआ है. हमारे पास कौन कौन से लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट है रेटिना पे, फर्स्ट है रोड्स एंड सेकंड इज कॉन्स. रोड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम विजन, ठीक है. डिम लाइट की विजन के लिए रोड क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. वाइल कॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल विजन, ठीक है. तो कलरफुल विजन के लिए हमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कौन सेल्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है. हमारा जो आई लेंस है वो एक फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का बना है.
इसका कर्वेचर मॉडिफाई हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। कर्वेचर ऑफ आई लेंस का, तो उसमें ना उसके कारण फोकल लेंथ भी चेंज होती है। अगर तो मान लो मेरे मसल्स, सिलियरी मसल्स क्या है, रिलैक्स्ड है, आइज के मतलब रिलैक्स्ड है, तो मेरा आई लेंस का हो जाएगा थिन हो जाएगा, जिसके कारण मेरी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो मुझे दूर पड़ा ऑब्जेक्ट वो इजीली क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरे क्या है, क्लोजर पड़ा है आई के, ठीक है, अब मुझे इसको ध्यान लगा के देखना पड़ रहा है, तो मेरे सिलियरी मसल्स क्या हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण मेरा कर्वेचर ऑफ आई इंक्रीज हो रहा है, मेरा आई लेंस क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, जिसके कारण फोकल लेंथ आइज की डिक्रीज हो रही है और मुझे जो नजदीक पड़ा ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिख पा रहा है। नाउ एबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो हमारी आई लेंस की एबिलिटी है उसकी फोकल लेंथ चेंज करने को कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। अब जो फोकल लेंथ है हम कह रहे हैं कम हो रही है, कितनी कम होगी, लिमिट वैल्यू गिवन है हमारे, उससे ज़्यादा वो कम नहीं हो सकती। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू आई। आपने क्या करना है, ट्राई करना है प्रिंटेड पेज को अपनी आंखों के बिल्कुल नज़दीक करके पढ़ने का, है ना। तो आपको क्या लगेगा कि इमेज का देखेंगे आपको ब्लर दिखेंगी, उसको आप थोड़ा दूर करोगे शायद आप कंफर्टेबली देख पाओगे, डिस्टिंक्टली देख पाओगे ना। तो वो कितना डिस्टेंस होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी आई की कितनी है, हम 25 सेंटीमीटर से लेके टू इन्फिनिटी तक। The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा least distance of distinct vision हो जाएगा, और इसे क्या कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ आई। कितना नियर पॉइंट ऑफ हमारी आई का, 25 सेंटीमीटर। अब कितना दूर से देख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, फार पॉइंट हो जाएगा, है ना। वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, इन्फिनिटी। फॉर द नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक है, आप उसे क्लियरली देख पा रहे हो। ये कौन देख सकता है, इसके नॉर्मल आए हैं। ठीक है, समटाइम्स द क्रिस्टल लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज करती है, जो आपको क्रिस्टल लेंस होता है वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं कैटरैक्ट। थोड़ी सी या तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। कैटरैक्ट की सर्जरीज भी अवेलेबल होती है मार्केट में, जिसे आप करवा सकते हो। नाउ वी हैव डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब विजन्स के कौन से डिफेक्ट्स हैं, उनको कैसे हम सही कर सकते हैं। समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। कभी कभार क्या होता है, हमारी आई जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, आई लेंस को छोटा पतला करना, ठीक है, वो लॉस कर देती है। इस कंडीशन में जो पर्सन होता है वो या तो दूर की चीज़ें नहीं देख पाता या कई बार नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाता। ठीक है, अब कौन सी 3 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है तो हमारे पास है मायोपिया, नियर साइटेडनेस बोलते हैं जैसे। देन वी हैव इज हेट्रोमेट्रोपिया, जिसे बोलते हैं फार साइटेडनेस। एंड देन वी हैव पेर्समायोपिया। ठीक है, अब इन डिफेक्ट्स को हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं और देखते हैं भी कौन से सूटेबल लेंसेज यूज करके हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास मायोपिया। मायोपिया को क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। और इसमें ऑब्जेक्ट जिस भी पर्सन को मायोपिया होता है उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट तो दिखता है, जो उसको ऑब्जेक्ट नजदीक पड़ा वो तो उसको क्लियरली दिखता है, बट जो ऑब्जेक्ट दूर पड़ा वो उससे क्या क्लियरली नहीं दिखता। ठीक है, इस पे क्या होता है, जो पर्सन का फार पॉइंट हो जाता है वो इन्फिनिटी के क्या आ जाता है, नियरर आ जाता है, नियरर देन इन्फिनिटी। ठीक है, सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। उसको कुछ मीटर से क्या दिखता है, क्लियरली दिखता है। अब इसमें होता क्या है, जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो कहाँ बन जाती है, फ्रंट ऑफ रेटिना पे, है ना। रेटिना पे ना बन के कहाँ बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे। यहाँ बननी थी इमेज यहाँ बन गई। अब ये डिफेक्ट होता क्यों है, या तो कर्वेचर क्या होगा, एक्सेस हो गया, या तो एक्सेसिव कर्वेचर होगा आई लेंस का, या इलोंगेशन होगी आई बॉल्स, यानी कि आई बॉल्स क्या होगी, इलोंगेटेड हो गई। अब इसे सही कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कनकेव लेंस। यहाँ मैंने कनकेव लेंस यूज़ किया, जो मेरी इमेज पी पे बन रही थी वो कहाँ बनने लगी, अब दोबारा पे आर पे बनने लगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आ गया हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो दूर पड़ा है वो तो क्लियरली दिखता है, पर जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो क्या हमें क्लियरली नहीं दिखते। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट। अब जिसका नियर पॉइंट था 20 सेंटीमीटर से, वो क्या होगा, उससे भी दूर चला गया। ठीक है, सच अ पर्सन टू कीप अप रीडिंग सजेस्ट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। अब उसे क्या करना पड़ता है, पर्सन को कंफर्टेबल रीड करने के लिए 25 सेंटीमीटर से दूर रीड करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट
आर फोकस एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अब जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना बनने लगी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है? इसमें क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है पर्सन की आइज की वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, स्मॉल हो जाता है आईबॉल्स। अब इसे सही कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो इमेज हमारी बन रही थी बिहाइंड द रेटिना वो रेटिना पे दोबारा बनने लग जाएगी, जिसके कारण हमारा हाइपरमेट्रोपिया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई ग्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं जिनकी कन्वर्जिंग लेंस है, ताकि हमारी जो क्या हो सके इमेज अगेन स्टार्ट हो जाए रेटिना पे फॉर्म होनी। ठीक है, प्रेसबायोपिया, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजली डिक्रीज विद एज। अब देखो एक एज फैक्टर भी है, उम्र के साथ साथ क्या हो जाती है, हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन आई की कम हो जाती है ना। तो जो नियर पॉइंट है वो क्या लग जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो वो चीज़ें जो एज के साथ लोग हैं वो कंफर्टेबली नहीं देख पाते। ठीक है, डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव ग्लासेस, करेक्टिव ग्लासेस इनको जरूरत पड़ती है। दिस अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। अब देखो सिलरी मसल्स हम बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो वेयर एंड टियर होगा उनका, तो वो टाइम के साथ साथ उनका वर्किंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। समटाइम्स ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हेट्रोमायोपिया। कहते हैं कई बार क्या होता है कि इंसान मायोपिया से भी सफ़र करता है और हाइपरमेट्रोपिया से भी करता है। तो इन पर्सन को डॉक्टर्स कहते हैं कि बाईफोकल लेंस यूज़ करो, नज़दीकी निगाह मतलब को नज़दीक का भी दिखेगा, दूर का भी दिखेगा। तो कैसे बनते हैं, बहुत कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस लगाकर हमारे बाईफोकल लेंस बन जाते हैं। तो अपर पोर्शन होता है उसका कनकेव लेंस का, जो उसको दूर की विजन देखने में हेल्प करते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस, ताकि वो नज़दीक की भी विजन उनको आ जाए। ठीक है, these days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical intervention। कहते हैं आज के दिनों में हम contact lenses यूज़ कर सकते हैं और सर्जिकल मेथड्स भी हैं जिसके कारण हम प्रॉपर इनका क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन कैसी होती है, जब हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट को पास करते हैं। ठीक है, फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज एज इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। कहते हैं जब हमने ग्लास स्लैब में किया तो जो इमर्जेंट रे आई थी वो पैरेलल थी इंसिडेंट रे की। ठीक है, हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली, तो लेटरली वो क्या थी, थोड़ी सी डिस्प्लेस थी। अब क्या होगा अगर हम इसे ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से एक लाइट को रिफ्लेक्शन करके देखेंगे ना, तो एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया हमने, जिसके दो होते हैं, दो ट्राइंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं उसके। ठीक है, दीज सरफेसेस इंक्लाइन, एक दूसरे क्या होते हैं, इंक्लाइन होते हैं एक दूसरे से। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दो लेटरल सरफेसेस के बीच में एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आप स्टडी करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पेन्स। ठीक है, एक व्हाइट पेपर की शीट को आपने फिक्स कर लेना ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस। कैसे रखना है कि उसके ट्रायंगुलर बेस पे वो रेस्ट करे। आउटलाइन क्या करनी है, पेंसिल से ट्रेस कर लेनी है। एक आपने क्या लिखना है, पी स्ट्रेट लाइन बनानी है ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की से ए बी ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अब 2 पिन्स लगानी है आपने, कहाँ लगानी है, पी पे और क्यू पे। यहाँ पर लगा रखी है पी पे और एक क्यू पे लगा रखी है। ये रहा, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम आई लिख सकते हैं या कुछ लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको पी लिख देती हूँ मैं, एंगल ऑफ प्रिज्म है हमारा। ठीक है, अब आपने 2 पिन और लगानी है, आर एंड एस लगा देनी है। ठीक है, इमेजेस ऑफ द पिन एट पी एंड क्यू आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन पर बना देनी है। रिमूव द पिन एंड द ग्लास स्लैब, और आपने पीई को क्या कर देना है, मीट करवा देना है at the boundary of the prism at the point E. Similarly join and produce point RS को ज्वाइन कर देना, उनको मीट करवा देना है। ठीक है, तो अब देखो अपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ए एंड सी के साथ, और उसे ई एंड एफ पे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, अब हमने मार्क करना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एज शोन इन फिगर। देखो हमने ई पी क्यू मार्क की थी और हमने आर एस की थी। ठीक है, पी क्यू हमने मीट की है ई पे और आर एस हमने मीट की है एफ पे। देखिए पीई क्या है, पी क्यू क्या है, रे पी क्यू क्या है, एक इंसिडेंट लाइट है। इसके मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इसकी, तो मेरे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। सिमिलरली अब यहाँ मेरा ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर दिया। रे
है ना। एफ एस क्या है, मेरी इमर्जेंट रे है, तो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ठीक है। तो मैंने से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एम डैश एंड एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैंने एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या कर दिया, इस पर नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, पीई क्या थी, मेरी इंसिडेंट रे थी, ई एफ क्या थी, मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी, एफ एस क्या होगी, मेरी इमर्जेंट रे होगी। अब मैंने जैसे इनका क्या किया, बैक ड्रॉ किया, तो मेरा एक एंगल ऑफ क्या बना, एंगल ऑफ डेविएशन बना, ठीक है। अब इन्होंने ये लिखा है पीई इज द इंसिडेंट रे, पीई क्या है, इंसिडेंट रे है, ई एफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, एफ एस क्या है, इमर्जेंट रे है। अब हमें पता है कि जो लाइट रे आ रही है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, एंटरिंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास एट द सरफेस ABC. The light ray on the reflection has been bent toward the normal. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो इट्स बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है, ठीक है। अब सेकंड सरफेस जो AC है उसमें क्या हो रहा है, लाइट जा रही है ग्लास टू एयर यानी कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, इमर्जेंट रे बन गई। और हमने यहाँ पर लिख दिए, कंपेयर कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस हमने लिख दिए। Is this similar to the kind of bending that occurs in glass slab? क्या वो सेम है? Yes, it is same. The pellicular shape of prism makes the emergent ray bend at angle to the direction of the incident ray. अब देखो, जब हमने हमारी जो इमर्जेंट रे आई तो उसी एंगल पे बेंड हुई जिस एंगल पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई थी, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को हमने जॉइंट किया तो हमें क्या मिल गया, एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया, ठीक है। ये था हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। सेकेंड है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब देखिए एक्टिविटी हमने बचपन में परफॉर्म की है कि अगर हम ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो कुछ कंपोनेंट्स ऑफ कलर में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसे विबग्योर भी कहते हैं बचपन से। और देखो एनसीईआरटी कहती है यू हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर्स इन अ रेनबो। आपने बहुत कलर देखे रेनबो में ना। हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ सन गिव अस वेरियस कलर्स ऑफ रेनबो। अब हमें राइट, अब जो सन है, हमें इतने सन की जो लाइट है वो इतने सारे कलर कैसे दे रही है। टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड, एक थिक शीट लेनी है कार्डबोर्ड की, उसमें स्मॉल हॉल लगा देना, लगा दिया, उसमें क्या करनी है, सनलाइट आपने पास करनी है जिससे हमें एक नैरो बीम मिलेगी व्हाइट लाइट की। नॉट टेक अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म का साउंड रख देंगे, उस लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास होने देंगे और हमें क्या मिलेंगे, बहुत ब्यूटीफुल से बैंड ऑफ कलर्स मिलेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर भी कहते हैं और रेनबो भी कह देते हैं, रेनबो के कलर्स भी कहते हैं। तो ये प्रिज्म ने क्या किया, जो ये व्हाइट लाइट आई थी उसे स्प्लिट कर दिया इनटू बैंड ऑफ कलर्स में, ठीक है। अब भी कलर कौन कौन से होंगे, हम इन्हें विबग्योर कहते हैं। कौन से कलर होते हैं, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड दिखते हैं। एक्रोनॉम क्या यूज करते हैं इसके लिए, विबग्योर, है ना। तो जब बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं ऑफ लाइट बीम, इन्हें क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो, जब ये रेनबो दिखता है हमें सभी कलर सेपरेटली नहीं दिख पाते, ठीक है, पर येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, पर क्या होता है, हमें कलर डिस्टिंक्ट दिखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है, जो कि लाइट स्प्लिट होकर अपने कंपोनेंट्स कलर में जा रही है उसे बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। अब देखो डिफरेंट कलर्स आए क्यों, क्योंकि व्हाइट लाइट जो आ रही थी वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बेंड रही, है ना। अब जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बेंडिंग हो रही है उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा बेंड हुआ है दैट इज वायलेट, तो वायलेट कलर ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन शो कर रहा है एज कम्पेयर टू रेड लाइट, वो सबसे कम बेंड हुई है, इट्स बेंड द लीस्ट, ठीक है। तो इसका कलर क्या होगा, रेड दिखेगा। Thus the ray of each color emerges along different path and thus become distinct. क्योंकि different path से क्या होती है, ये merge होती है और different different angle of deviation होता है, तो इसके कारण क्या दिखते हैं हमें, different different इनके colors दिखते हैं, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने क्या किया, ग्लास प्रिज्म यूज किया, was the first to use a glass prism to obtain spectrum of sunlight। तो आइजैक न्यूटन पहले थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म यूज करके स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट निकाले, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इन्वर्टर रख दिया, एक प्रिज्म को इन्वर्ट करके रख दिया। अब जो कलर आ रहे थे वो क्या हो गए, जब उनकी इमर्जेंट की तो देखो व्हाइट कलर में बाहर आ गए। तो उनको इससे आइडिया मिला कि जो सनलाइट है ना वो भी क्या बनी है, 7 कलर्स की बनी हुई है। न्यूटन गेट द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रा सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफ्टन रेफर्ड एज व्हाइट लाइट। जो भी लाइट हमें क्या दे रही है, स्पेक्ट्रा दे रही है 7 डिफरेंट कलर्स, हम क्या कह देते हैं, व्हाइट लाइट रेफर कर देते हैं।
अब रेनबो भी देखो हमें स्काई में अपीयर होता है जब बारिश आने के बाद, है ना। तो ये भी डिस्पर्जन होती है इसमें भी लाइट, सनलाइट की। जो टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं एटमोसफियर में आफ्टर रेन शावर, है ना, तो वो एक्ट करते हैं प्रिज्म का। अब वो प्रिज्म का एक्ट कर रहे हैं तो उनमें व्हाइट लाइट आई, तो वो क्या करते हैं, उसके डिस्पर्जन कर देते हैं, जिसके कारण हमें क्या दिखता है, ब्यूटीफुल सा रेनबो दिखता है। ठीक है। A rainbow is always formed in the direction opposite to that of sun. अब रेनबो बनता कहाँ है, जहाँ सन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स का एक्ट कर रही है, स्मॉल प्रिज्म का काम कर रही है, रिफ्लेक्ट करती है, डिस्पर्स करती है सनलाइट को, रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट्स कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। जब बाहर आती है तो वो हमें ब्यूटीफुल सा करके स्पेक्ट्रा देती है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे। आपको सनी डे पे भी रेनबो दिख जाता है, तो थोड़ी मोटी बारिश हुई होती है ना। और थ्रू अ वाटर फाउंटेन में दिख जाता है विद द सन बिहाइंड, जब सन आपका क्या होगा, बिहाइंड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी कहती है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द अपैरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द टर्बुलेंट स्ट्रीम्स ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। अगर आप किसी भी फायर और रेडिएटर को देखते हो, उसके ऊपर जो एयर होती है, उससे जो भी ऑब्जेक्ट देखेंगे हमें क्या लगेगा, फ्लक्चुएट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, वेवरिंग फ्लिकरिंग कर रहा है, इसके हिल रहा है ना, शेकी सा पेयर हो रहा है। और जो फायर के अबव एयर होगी वो क्या होगी, हॉटर होगी। ठीक है, और उसके जो एयर होगी वो क्या होगी, ऊपर कूलर होगी। एनसीईआरटी कहती है द हॉटर एयर इज लाइटर, जो हॉटर एयर होगी वो लाइटर होगी देन द कूलर एयर अबव इट, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ कूलर एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कूलर एयर से क्या होगा, कम होगा। अब जो फिजिकल कंडीशंस हैं, कोई भी रिफ्रैक्टिव मीडिया, जैसे हम एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कभी स्टेशनरी होती है, यानी कि वो कभी सेम नहीं रहती, है ना, जिसके कारण द apparent पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट, जिसके कारण मैं अगर उस हॉट एयर के ऊपर ऑब्जेक्ट देख रही हूँ तो वो मुझे फ्लक्चुएट करता दिखेगा, हिलता दिखेगा, वो उसकी पोजीशन स्टेबल नहीं रहेगी, वो जहाँ है वहां दिखेगा, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, वैसे दिखता रहेगा। ठीक है, ये किसका इफेक्ट है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमोस्फेयर, जो अर्थ के एटमोस्फेयर के कारण लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ऑन अ स्मॉल स्केल इन अवर लोकल इन्वायरमेंट, हमारे लोकल इन्वायरमेंट में थोड़ी थोड़ी हो रही है। इसकी एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हम आगे पढ़ेंगे, वो भी क्या एक फिनोमिना है, किसके कारण दिखता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसके कारण है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट के कारण। अब देखो, द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ सरफेस अंडरगो रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली। अब मान लो कोई स्टार की जो लाइट है वो अर्थ के एटमोस्फेयर में आ रही है ना। अब अर्थ के एटमोस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, तो वो कैसे लेयर से पास हो रही है, उसकी क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन होती जा रही है बिफोर इट रीचेज द अर्थ, है ना। अर्थ से पहुंचने से पहले स्पेस में वो क्या हो रही है, उसकी बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है। The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. तो हर एक मीडियम को क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा। Since the atmosphere bend starlight toward the normal, क्या कर देती है, स्टारलाइट की जो लाइट आ रही है उसको टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर देती है। तो हमें जो अपेरेंट, जो उसकी पोजीशन है स्टार की, वो स्लाइटली डिफरेंट दिखती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। हमें स्टार क्या लगता है कि वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर पड़ा है, पर एक्चुअल पोजीशन क्या होती है इसकी, डिफरेंट होती है। The star appears slightly higher लगता है than its actual position when viewed near the horizon। अगर मैं किसी horizon खड़ के देखूँ तो मुझे लगेगा स्टार क्या ऊपर है, बट एक्चुअली वो क्या होता है, उस पोजीशन के नीचे होता है। Further, this apparent position of star is not stationary but keeps on changing slightly। कहते ये apparent जो पोजीशन है स्टार की वो भी स्टेशनरी रहती है, वो भी सेम ही रहती है, वो भी चेंज होती रहती है। क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज अगेन फिजिकल कंडीशन अर्थ के एनवायरमेंट की वो भी स्टेशनरी है, वो भी चेंज हो रही है, इसके कारण। सिंस स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, है ना, अब स्टार हमसे बहुत दूर है, तो वो हमें क्या लगते हैं, पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट लगते हैं। ठीक है, क्या लगता है, पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट लगता है हमें। एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार गोज ऑन वेरी स्लाइटली, जैसे लाइट आ रही है स्टार से तो वो आते आते क्या हो रही है, स्लाइटली स्लाइटली करते वेरी हो रही है ना। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट, जो उसकी असली पोजिशन है वो भी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, जितनी हमारी अमाउंट ऑफ स्टारलाइट आंखों में आ रही है वो भी फ्लिकर, इनको भी क्या कर रही है, वाइब्रेट, हिल रही है ना। कभी हमें स्टार क्या लगता है, ब्राइटर लगता है, समटाइम्स अपीयर ब्राइटर, और कभी टाइम क्या लगता है, फेंट के हल्का सा हो गया, है ना, जिससे के कारण हमें क्या लगता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है कि तारे कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, है ना। अब इसमें एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। अब जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। अब जो प्लैनेट है दे आर मच क्लोजर टू अर्थ, अर्थ के ज्यादा नजदीक है,
और एक एक्सटेंडेड बड़ा सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं, ठीक है। इट वॉज अ प्लैनेट एज if we consider a planet as collection of large number of point size sources of light। अब हम एक प्लैनेट को क्या कंसिडर करें कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट का क्या है, लार्ज सा सोर्स है। द टोटल वेरिएशन, जितनी वेरिएशन आ रही है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू जीरो। अब जितने भी छोटे छोटे पॉइंट के कारण हमारी लाइट आईज में लाइट आ रही है वो एकदम एवरेज से जीरो हो जाती है ना। तो इसके कारण वो जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो कर देती है, नलिफाई कर देती है, खत्म कर देती है। इसलिए प्लैनेट्स क्या करते हैं, ट्विंकलिंग नहीं शो करते। अब देखो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सन एक्चुअल सनराइज से पहले हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है। एंड 2 मिनट्स, अब सनसेट हो गया उसके 2 मिनट तक हमें क्या दिखता है, सन दिखता रहता है। किसके कारण है, अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉराइजन ऑफ द सन, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है हॉराइजन ऑफ द सन से। shows the actual and apparent position of sun with respect to horizon। अब जो टाइम डिफरेंस क्या है वो क्या, 2 मिनट्स है एक्चुअल सनसेट का और अपेरेंट सनसेट से, ठीक है। द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सनसेट, सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू सेम फिनोमेना। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी कहती है कि जो लाइट का ऑब्जेक्ट से इंटरप्ट हो रहा है वो हमें बहुत ज्यादा क्या दे रहा है, स्पेक्टेकुलर फिनोमेना दे रहा है नेचर में। उसमें से जैसे कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, जो डीप सी में वाटर कलर है, द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, जब सनसेट होता है सनराइज होता है तो जो सन का कलर है वो रेड क्यों है। ऐसे वंडरफुल फिनोमेना जो है एसोसिएटेड है ना। हमने प्रीवियस क्लास में लर्न किया था द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। व्हेन अ पाथ of beam of light passes through a true solution is not visible। जब मैं किसी ट्रू सोल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट पास होंगी तो मुझे जो उसमें जो पार्टिकल्स उनका पाथ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब किसमें देखेगा, जब मैं किसी बीम ऑफ लाइट को कोलॉइडर में पास करूंगी तो मुझे पार्टिकल्स का पाथ विजिबल होगा। वाई, बिकॉज जो कोलॉइडर के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, लार्जर होता है एज कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स का, ठीक है। अब हमारे पास आता है टिंडल इफेक्ट जो हमने क्लास 9 में किया था, ठीक है। इन अर्थ्स एटमोस्फियर इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। अब जो अर्थ का एटमोस्फियर है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, है ना। अब पार्टिकल कौन से, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट के प्रेजेंट है, अब एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जिन इनमें मैं क्या करूंगी, बीम ऑफ लाइट करूंगी, तो बीम ऑफ लाइट जब जाएगी तो मुझे पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आती है, लाइट रीच करती है ना। आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल्स, इनमें क्या होता है, डिफ्यूज होने के बाद हमें पाथ विजिबल हो जाता है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब जो फिनोमिना है जिसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है बाय कोलॉइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट, हमने क्लास 9 में इसके बारे में स्टडी किया था। The phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters the smoke-filled room through a small hole। अब ये क्या एक रूम है, अब ये देखो कोई ये रूम है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा होल है। अब इसमें से अगर सनलाइट पास होगी तो वो सनलाइट क्या करेगी, अगर इसमें सनलाइट पास होगी तो मुझे पाथ ऑफ द क्या मिलेगा, पार्टिकल्स का विजिबल हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पाथ विजिबल, ये पाथ क्या कर देगी, विजिबल कर देगी। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। अब मुझे टिंडल इफेक्ट कब देखेगा, कैनोपी होती है जब बहुत सारे पेड़ आपस में मिलके क्या बना देते हैं, कैसा शेड काइंड ऑफ बना रहे थे, तो उसमें से अगर लाइट पास होती है तो तब भी मुझे पार्टिकल्स का पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। Here, tiny water droplets in the mist scatter sunlight, स्कैटर लाइट, है ना। अब जो मिस्ट के छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो भी क्या दिखा देते हैं, मुझे लाइट को स्कैटर कर देते हैं। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। अब कौन सा कलर दिखेगा लाइट का, वो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स का साइज क्या है ना। अब जो मोस्टली साइज का होता है पार्टिकल्स का, लार्ज होता है, इसके कारण उनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, तो मुझे क्या दिखता है, स्काई का कलर ब्लू दिखता है। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर व्हाइट। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो क्या दिखेगा, मुझे व्हाइट कलर का दिखेगा। अब एनसीईआरटी कहती है व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। अब स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों है ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है उनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है और जो पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट एटमोस्फेयर में
उनका साइज कम होता है, उनकी वेवलेंथ जो होती है कम होती है, ठीक है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अब ये किसका ज्यादा स्कैटरिंग कर पाएंगे, जिनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी एट द ब्लू एंड देन द दैट ऑफ लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड, ठीक है। अब जिसकी वेवलेंथ कम है उसको स्कैटर कर पाएंगे, अब रेड लाइट की क्या है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा तो उसको स्कैटर को नहीं कर पाएंगे। अब कितनी होती है रेड लाइट की वेवलेंथ, उसकी होती है 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट, ब्लू लाइट से 1.8 क्या होती है, ज्यादा होती है। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर ब्लू लाइट। अब जैसे क्या होती है, सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर में से, स्काई का कलर क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, मोर स्ट्रॉन्गर देन रेड कलर, रेड कलर ज्यादा क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। This scattered blue light enters our eye. If the earth has no atmosphere, अगर अर्थ पे कोई एटमोस्फेयर होगा ही नहीं तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, तो स्काई क्या लगेगा, डार्क लगेगा, ठीक है। The sky appears dark to passenger flying at very high altitude. अब जो पैसेंजर्स जो एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनको, अगर वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है तो उनको स्काई कलर क्या लगेगा, डार्क लगेगा, बिकॉज उतनी हाइट पे स्कैटरिंग क्या है, प्रोमिनेंट नहीं है, स्कैटरिंग इतनी ज्यादा दिखने नहीं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, कि जो हमें सारे डेंजर सिग्नल होते हैं उनका रेड क्यों होता है ना, बिकॉज रेड इज लीस्ट स्कैटर। जो रेड लाइट है वो क्या होती है, स्मोक के पार्टिकल्स या फोक के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, वो वैसे ही हमें दूर से भी देखेंगे तो रेड कलर सही दिखता है। इसके कारण मोस्टली डेंजर सिग्नल का कलर करता है रेड होता है। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, तो वो सेम कलर में बहुत दूर से मुझे दिख जाते हैं। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। I hope you like this video. If you do, share it with your friends. Till then, keep learning, keep growing.